हम लोग ज्योग्राफी की एक नई सब फील्ड कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में सांस्कृतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी पिछले 20 वर्ष में सबसे ज़्यादा विकसित होने वाला भूगोल के क्षेत्र में विषय रहा है। यह मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें वातावरण एवं संस्कृति के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कल्चरल ज्योग्राफी के फादर जो हैं उन्हें चार्ल्स ओ श्योर जो हैं उन्हें कल्चरल ज्योग्राफी के फादर के नाम से भी जाना जाता है। भूगोलवेत्ता संस्कृति एवं समाज के भूदृश्य से विकसित मानते हैं। जैसे वहाँ का भूदृश्य होगा वैसे वहाँ का समाज होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि किसी भी स्थान का अगर हम देखें तो वहाँ का भूदृश्य मतलब लैंडस्केप वहाँ का जैसा होगा उसी तरीके की वहाँ पे समाज तथा वहाँ पे उसी तरीके की संस्कृति जो होगी उसका विकास होगा। जैसे कि हम अगर बात करें, अगर हम लद्दाख रीजन के बारे में बात करें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग जो होंगे वो हमेशा गर्म तथा फुल कपड़े पहन के घूमेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर हम अफ्रीका के लोगों के बारे में बात करें तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे रहने वाले लोग जो होंगे वो छोटे कपड़े पहनेंगे। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमारे भूदृश्य पे निर्भर करती है। जैसे हमारा भूदृश्य होगा ठीक उसी तरीके की हमारी संस्कृति ही होगी। इतना ही नहीं बल्कि भूदृश्य के निर्माण में संस्कृति और समाज की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं। मतलब श्योर जो हैं ये कहते हैं कि भूदृश्य को भौगोलिक अध्ययन की प्राथमिक इकाई माना जाता है। किसी भी जगह के अगर हम संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ का जो भूदृश्य होगा वो कहीं ना कहीं पे प्राथमिक इकाई माना जाएगा। अगर हम किसी भी जगह के बारे में बात करते हैं, जैसे वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर हम उसके एग्रीकल्चर कल्चर के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा कैसी है, तो ये सब प्राथमिक भौगोलिक इकाई जो हैं इन पर ही निर्भर करेगी। लोग वहाँ पे कपड़े कैसे पहनते हैं ये वहाँ के गर्मी या ठंडी पर डिपेंड करेगा। लोग वहाँ पर काले हैं या गोरे हैं या गेरुए हैं, ये वहाँ के कहीं ना कहीं भौगोलिक अध्ययन पर ही निर्भर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साउथ इंडिया के कल्चर का अध्ययन करना है तो हमें पहले वहाँ के भूदृश्य का अध्ययन करना होगा। इनका मानना था कि प्राकृतिक भूदृश्य और मानव जो अंतर्क्रिया करता है उसी से सांस्कृतिक भूगोल जो हमारा है उसका निर्माण होता है। नई सांस्कृतिक भूगोल के विकास के साथ साथ इसके कई विषय क्षेत्रों का भी विकास हुआ। जैसे जैसे सांस्कृतिक भूगोल में भूगोलवेत्ताओं की रुचि उत्पन्न होती गई वैसे वैसे उसमें कई जो उसकी सब फील्ड्स थी उनका भी विकास हुआ। जैसे कि फेमिनिस्टिक, चिल्ड्रन ज्योग्राफी, टूरिज़्म, बिहेवियरल, ये सब ज्योग्राफी जो है उनका निर्माण धीरे धीरे होता चला गया। सांस्कृतिक भूगोल के विकास में वैश्वीकरण ने एक अपनी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फ्रेंड्स जो ग्लोबलाइजेशन जो है हमारा उसने बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है उस सांस्कृतिक भूगोल के क्षेत्र में निभाई है। इससे क्या हुआ है कि इससे जो हमारे विचार जो हैं और जो हमारी संस्कृति जो है वो एक देश से दूसरे देश में उसका आदान प्रदान होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हमारी भारतीय वेशभूषा जो है उसको मतलब विदेशों में थोड़ा बहुत अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत का जो योग है उसको पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया गया है। जो साउथ इंडिया मतलब हमारा जो साउथ इंडियन स्टेट्स जो हमारे आते हैं वो मतलब हमारे इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे जो हमारा कल्चर है वो समाप्त होता जा रहा है। हम साउथ इंडिया को छोड़कर अगर हम किसी भी जगह का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और इसी में जीना चाहते हैं। कल्चरल लैंडस्केप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य जो होता है, सांस्कृतिक जो है वो किसी भी निर्धारित क्षेत्र के विशेष लक्षण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि कहीं का भी सांस्कृतिक भूदृश्य जो होगा वो कैसा होगा ये वहाँ के मतलब भूदृश्य जो है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र के जो आवास होंगे वो कच्चे होंगे या फिर उन्हें लकड़ियों से बनाया जाएगा, वो टेम्परेरी हाउस होंगे क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है।
ठीक इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्र में जो सेक्स रेशो हमारा रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। अगर हम मतलब किसी प्लेन एरियाज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आवास जो रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का वहाँ पे निर्माण किया जाएगा और वहाँ पर जो घनी बस्ती जो है वो वहाँ पर पाई जाएगी। जहाँ पर संसाधन अधिक उपलब्ध होंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं कि गंगा घाटी के मैदान में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो खेती है, एग्रीकल्चर लैंड भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है, उचित जलवायु भी उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं भूदृश्य जो होता है वो हमें प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण एक माध्यम है जिसके अंदर मानव कार्य करता है। एग्जाम्पल, जो हमारी मृदा है, वर्षा की मात्रा है, जलवायु है, इन सभी के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रदेश जो होता है उसका निर्माण होता है। हम जो है भौतिक वातावरण जो हमारा है उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं मानव जो है वो कार्य करता है। कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं पर एग्रीकल्चर लोग करते हैं तो वो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो होती है वो सॉइल पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम अपने इंडिया की ही बारे में बात कर लें तो साउथ इंडिया जो होता है वहाँ पे चावल बहुत उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पानी मतलब कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया होने की वजह से मृदा में नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम गुजरात रीजन के बारे में बात करें तो वहाँ पर काली मृदा, डेक्कन प्लेटो काली मृदा पाई जाती है। तो वहाँ पे मूंगफली तथा कपास जो है इन सब चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो मतलब जो हमारे भूदृश्य है उससे संबंधित है। वर्षा की मात्रा जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर मतलब ऐसे पेड़ों को उगाया जाएगा वहाँ पर जो पानी ज़्यादा पीते हों। जैसे कि वर्षा की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर जंगल जो होते हैं वो हमें घने देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ पे जंगल जो होते हैं बहुत विरल होते हैं या वो जंगल नाम मात्र के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की साइड आगे बढ़ते हैं जिसका नाम कल्चरल डिफ्यूज़न है या प्रसार। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक लक्षण एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलते हैं। तो जो भी हमारी संस्कृति है वो एक जगह से जब दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो उसे हम लोग कल्चरल डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी संस्कृति कैसे जाएगी, तो वो प्रवास के माध्यम से जाएगी, वो व्यापार के माध्यम से जाएगी, टेलीविज़न और प्रचार प्रसार के माध्यम से जाएगी। जो लोग रहते हैं नौकरी पाने के चक्कर में अच्छी मतलब अवसरों के पाने के लिए वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो लोग प्रवास करते हैं। तो उनकी जो कल्चर रहता है वो भी उनके साथ प्रवास करता है। तो वहाँ पर जैसे कि भारत संस्कृति के जो लोग हैं जो कनाडा में रह रहे हैं या फिर जो अमेरिका रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन वो अपनी भारतीय संस्कृति को वहाँ पर मानते हैं और वहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रवास जो है वो हो रहा है। ठीक इसी प्रकार लोग जो हैं वो व्यापार के माध्यम से भी संस्कृति जो है वो एक देश से दूसरे देश में प्रवास करती हैं। जैसे कि वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं वो उनके मतलब जो स्टोर्स हैं वो हमारे इंडिया में खोले जा रहे हैं। इंडियन जो ड्रेसेस के स्टोर्स हैं वो बाहर खोले जा रहे हैं। तो जब लोग देखते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस मिल रही हैं, ये अच्छी दिख रही हैं, तो लोग उनको लेते हैं। ठीक इसी प्रकार के जो खान पान है वहाँ का जो पिज़्ज़ा है उसके स्टोर जैसे हम देखते हैं डोमिनोज़, KFC जो हम लोगों के यहाँ पे खोले जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यापार भी जो है वो कल्चरल डिफ्यूज़न को प्रभावित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार टेलीविज़न और प्रचार माध्यम जो है ये भी हम लोग टेलीविज़न में जब किसी नई चीज़ का ऐड देखते हैं, हम लोग कोई विदेशी चीज़ जो है जिसका ऐड देखते हैं तो हम लोग उसकी तरफ प्रभावित होते हैं या फिर वो हम चाहते हैं। फ्रेंड्स, बाधाओं के बारे में बात अगर हम करें तो माउंटेन्स, डेजर्ट, ओशन, लैंग्वेज और रिलीजन, ये तीन तरीके मतलब ये कुछ बाधाएं जो हैं ये देखने के लिए हमें प्रसार में देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम ये देखें कि जो मतलब हिमालय जैसे हमारा है तो हिमालय के उस साइड मतलब दूसरे साइड में हमारा कल्चर है वो उस साइड नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो एक बाधा का कार्य किया। ठीक इसी प्रकार अगर डेजर्ट है तो वो भी एक बाधा का कार्य करता है, ओशन भी एक बाधा का कार्य करता है। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं एक बाधा का कार्य करती है। जिस भी इंसान को अगर इंग्लिश नहीं आती है और वो विदेश जाना चाहता है तो उसके अंदर ये डाउट ज़रूर रहता है कि अगर हम विदेश जाएंगे तो वहाँ पर हम किसी इंसान से इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, अपने आप से इंटरेक्ट कैसे होंगे, वहाँ पर हम खाना कैसे खाएंगे, हमें कुछ पूछना होगा तो हम लोगों से पूछेंगे कैसे, हमें वहाँ की जानकारियाँ कैसी मिलेंगी। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार रिलीजन जो है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है।
जैसे कि हम बात करें, अगर हम जैनिज़्म या हिंदुज़्म के बारे में बात करें, तो ये लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। तो अगर ये लोग कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ का मतलब नॉनवेज ही वहाँ का प्रचलित फूड है, तो ये लोग जाने में कतराएंगे उस जगह पर कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पर खाएंगे क्या। फ्रेंड्स, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड ओशन जो है ये प्राचीन काल में कहीं ना कहीं एक बाधा का कार्य जरूर थे, लेकिन आधुनिक समय में वायुयान की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाने के कारण माउंटेन, डेजर्ट और ओशन जो है ये बहुत ही मतलब छोटी चीज़ है। लोगों को कहीं पर भी जाना होता है तो वो बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।